वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मेंडलिज्म के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। समझो, ये चैप्टर नंबर 5 है और यानी आपकी लैंग्वेज में हम बोलें तो हम आज जेनेटिक्स की बात करेंगे। समझिए, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक आपको स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन दे दें। इंफॉर्मेशन ये है कि इस लेक्चर के दौरान आप आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। आप एकदम जो हम बोल रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश करिए कि क्या बोल रहे हैं। ठीक, इसमें से अगर कोई भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप साइड में लिख लीजिएगा और लेक्चर खत्म होगा तो मैं नंबर दे दूंगा, उस पर फोन करके आप डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, या तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम पूछ लेंगे या सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे देंगे, या मैं चैट से सारे जवाब दे दूंगा आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बट हाँ, एक स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि आपस में इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, और ऐसे बता दें जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, आईसीएसई बोर्ड में ये क्लास 9th 10th में है, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सिस्टमेटिक लैंग्वेज, सिस्टमेटिक टर्म्स का इस्तेमाल करके आप पूरे जेनेटिक्स को आराम से एक लेक्चर में बाइंड अप कर सकते हैं। हालांकि हम लोग को 2 लेक्चर मिला है, 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से बाइंड अप हो जाएगा और सारे क्वेश्चन नीट के निकलने की ये गारंटी मेरी है। समझो, आप देख के आंसर मारेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। उस साइंटिस्ट में एक है वॉटसन और दूसरा है क्रिक। जेम्स डिवाई वॉटसन और फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक। वॉटसन शिकागो में पैदा हुए और क्रिक नॉर्थम्पटन इंग्लैंड में पैदा हुए। जो वॉटसन है ये फिजिस्ट थे। समझो, वॉटसन वाज अ जूलॉजिस्ट और क्रिक वाज अ फिजिस्ट। याद रखना, एक जूलॉजी वाला और एक फिजिक्स वाला दोनों मिलकर काम किए। डिफरेंट साइंस, समझो, एक बायो दूसरा फिजिक्स। जब ऐसे डिफरेंट स्ट्रीम मिलते हैं तो उस अप्रोच को अपन लोग कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ऐसे अप्रोच को हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच, तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच के कारण वाटसन और क्रिक दोनों मिलकर डीएनए के डबल जेनिकल मॉडल को दुनिया के सामने लेके आए। वाटसन और क्रिक ने न केवल डीएनए का डबल जेनिकल मॉडल लेके आए बल्कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ये भी लेके आए। ये वाकया है मार्च 1953 का, मार्च 1953, और इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1962। इसमें जो वॉटसन है उन्होंने काम किया था, क्या है, जेम्स डिवाई वॉटसन, इन्होंने काम किया था इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। यानी बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन पे हार्ड एक्सरे का प्रभाव। समझो, और क्रिक ने जो काम किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के एक्सरे डिफ्रैक्शन पे काम किया था। दोनों ने एक्सरे यूज किया था, इसीलिए दोनों कॉमन सेमिनार में मिले और मिलकर कुछ नया करने की कोशिश किए। पहला प्रयास इनका पूरी तरह से असफल रहा। फिर उन्होंने देखा क्या कमी था, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की कमी थी, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के साथ क्या है सेकंड टाइम ये पूरी तरह से सफल हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर की। देखिए, ये साइंटिस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था आपका, बस 2 ही है। चलिए जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, वॉटसन और क्रिक में कौन फिजिस्ट था? वॉटसन और क्रिक में कौन फिजिस्ट था? वॉटसन और क्रिक में क्या है, क्रिक। कौन जूलॉजिस्ट था? वॉटसन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपसे सीधे चैप्टर में। देखिए, इस पूरे चैप्टर के अगर निचोड़ को देखें तो इसमें हमें 2 टॉपिक जानना है। पहला जानना है इनहेरिटेंस, समझो, इनहेरिटेंस, और दूसरा जो जानना है वो वेरिएशन जानना है। समझो, इनहेरिटेंस और वेरिएशन 2 चीजें पढ़नी है आपको पूरे चैप्टर में। हाँ, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत टॉपिक है, बट आपके दिमाग में एक फ्रेम बन गया कि पहला इंफॉर्मेशन अपन लोगों को इनहेरिटेंस का चाहिए और दूसरा जो है वेरिएशन का चाहिए। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसमिशन, मतलब परिवहन एक जगह से दूसरे जगह, किसका? कैरेक्टर्स का। कहां? पेरेंट से प्रोजेनी में, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। यानी इनहेरिटेंस में आप देख रहे हो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर? कैरेक्टर क्या होता है भाई? फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर, ये क्या है? कैरेक्टर। जैसे हम कहें किसी की हाइट, किसी का कलर, किसी का शेप, तो हाइट हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया, क्या है? कैरेक्टर है। बट हाइट के अंदर अगर बात करें टॉल है, डॉर्फ है, शेप के अंदर बात करें राउंड है, रिंकल्ड है, ये सब ट्रेट्स है। समझो, तो कैरेक्टर के अंदर ट्रेट्स आता है।
समझो। तो हम कह रहे हैं क्या कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, जीन। जीन क्या होता है, व्हाट इज जीन। आप देखोगे जैसे ये डीएनए है, डबल हेलिकल मॉडल है, तो ये क्या होता है, स्ट्रैंड। ये क्या होता है, स्ट्रैंड। बट ये क्या होता है, सेगमेंट। सेगमेंट सेगमेंट डीएनए के सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, जीन, जिसे मेंडर फैक्टर कहते थे और जिसे मेंडर एलिमेंट कहते थे। फैक्टर बोले, एलिमेंट बोले, जीन बोले तो एक ही बात, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। इसका मतलब क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, जीन, समझो। और जीन शब्द का इस्तेमाल जॉनसन ने किया था, JOHNSEN, जॉनसन ने किया था। और फैक्टर और एलिमेंट किसने किया था, मेंडल ने किया था, याद रखिएगा। तो इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और कैरेक्टर का मतलब है फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल क्या है, हाइट है, कलर है, शेप है। बट हाइट के अंदर जो आ रहे हैं वो ट्रेट्स है। कैरेक्टर और ट्रेट में जिसको आप डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, जिसको एहसास कर लेते हैं, वो ट्रेट होता है। जिसको नहीं कर पाते हैं वो क्या होता है, कैरेक्टर होता है। समझो बात को। फिर हम बात करते हैं आपसे कि क्या कि व्हाट इज वेरिएशन, द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट। द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट, ये वेरिएशन है। कॉज ऑफ वेरिएशन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉज ऑफ सडन वेरिएशन, म्यूटेशन। जो सडन वेरिएशन का कॉज है वो म्यूटेशन है। अब एक चीज हम कहें आपसे, कोई भी प्लांट्स हो, एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, अगर हम चाहते हैं इसमें जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना, अगर हम चाहते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, सीधे उन पॉइंट्स को हिट करूंगा जहां से क्वेश्चन आएगा और आपके गलत होंगे। कोई भी प्लांट और एनिमल जिनका आप जेनेटिक इंप्रूवमेंट चाहते हो, जेनेटिक इंप्रूवमेंट यानी डिजायर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना, कोई भी अनडिजायरेबल कैरेक्टर को हटा देना। समझो, हम कह रहे हैं जीन इज गोइंग टू कंट्रोल कैरेक्टर, जीन इज गोइंग टू कंट्रोल ट्रेट। तो आप जानते हो एक जीन के नॉर्मली 2 एलील होते हैं और एक कैरेक्टर के नॉर्मली 2 ट्रेट होते हैं। तो कैरेक्टर्स क्या कंट्रोल करता है, जीन, और ट्रेट कौन कंट्रोल करता है, एलील। अगर हम बोले हाइट के लिए, कलर के लिए, शेप के लिए, तो उसके लिए जीन होगी। और हाइट के अंदर अगर बात करें, टॉल है, डॉर्फ है, शेप के अंदर राउंड है, रिंकल्ड है, समझो, कलर के लिए रेड है, व्हाइट है, पिंक है, लाइक दिस। तो अगर हम ट्रेट की बात करें तो ट्रेट इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट, एलील्स। कैरेक्टर्स आर गोइंग टू कंट्रोल बाय व्हाट, जीन्स। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर हम चाहते हैं कोई भी नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना, आई मीन जीन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कोई नया ट्रेट इन्फ्लुएंस करना, तो भाई साहब एलील में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आप समझ लो, यही सी चीजों को हम बोलते हैं जेनेटिक इंप्रूवमेंट। और जेनेटिक इंप्रूवमेंट चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, कोई भी पौधा हो, कोई भी एनिमल हो, उसके लिए जो प्रोसेस कराते हैं हम लोग, उसका नाम है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद जो होता है वो डोमेस्टिकेशन होता है। डोमेस्टिकेशन, सीधे दिमाग में भरिए बात को, आर्टिफिशियल सिलेक्शन फॉलोड बाय डोमेस्टिकेशन। इसका सहारा लेके हमने काऊ की ब्रीड बनाई गई, साहिवाल पंजाब में, साहिवाल ये गाय बनी पंजाब में, साहिवाल पंजाब, करन स्विस हरियाणा, सुनंदिनी केरला। अब याद रखिएगा, जो साहिवाल है वो पंजाब में, करन स्विस ये हरियाणा में बनाई गई, हरियाणा, और सुनंदिनी ये केरला में बनाई गई। समझो, तो भाई साहब जेनेटिक्स का पहला जो पन्ना है वो खत्म हो गया। और दूसरे पन्ने पे हम बात करें, यहाँ पे मेंडलिज्म की बात है। मेंडल, ग्रेगर जोहनन मेंडल, सर ग्रेगर जोहनन मेंडल, ये चेकोस्लोवाकिया में पैदा हुए थे। आज चेक रिपब्लिक अलग कंट्री है, स्लोवाकिया अलग कंट्री है, 2 अलग अलग कंट्री है। समझो, मेंडल का जन्म 1822 में हुआ और मेंडल की मृत्यु 1884 में हो गई। मेंडल में मटर पे काम करने से पहले यूरेशियम नामक प्लांट पे काम किया था। यूरेशियम, जिसको हम हॉकवीड कहते हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, याद रखिएगा। मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था। हेजेनडोर्फ विलेज था, सिटी ब्रून थी, चेकोस्लोवाकिया कंट्री था। आज चेक रिपब्लिक अलग कंट्री है, स्लोवाकिया अलग कंट्री है। समझो, मेंडल का जन्म 1822 में हुआ, मृत्यु 1884 में हुई। मेंडल ने पहला काम यूरेशियम नामक प्लांट पे किया था। जिस पौधे पे पहला काम किया था वो यूरेशियम है, इसको हॉकवीड कहते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है
याद रखिएगा, बट पूरी तरह से सफलता मिली इनको। उसके बाद मेंडल क्या है, कुछ दिनों के लिए सन्यासी बन गए। उन्होंने एक टीचिंग का भी काम किया, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सिटी। उसके बाद नेचुरल साइंस के टीचर्स बन गए, फिजिक्स की भी, भौतिकी का भी अध्यापन कार्य किया। उसके बाद अल्टीमेटली मेंडल ने मटर पे काम किया, जिसका नाम पाइसम सेटाइवम है। बोटेनिकल नाम पाइसम सेटाइवम, 2n = 14 है। लिंकेज ग्रुप इसमें 7 है। लिंकेज ग्रुप कितना है, 7। लिंकेज ग्रुप हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लिंकेज ग्रुप का क्या मतलब होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो 2n 14 है, तो n कितना हो गया, 7। तो मंडल ने 1856 में काम स्टार्ट किया था। ये कई बार नीट में पूछ चुका है, 1856, 1856 और कंप्लीट किया था 1863। याद रखिएगा, 1856 में स्टार्ट किया, 1863 में कंप्लीट किया। ये 7 साल तक काम किए थे, 7 ईयर। पहली बार बायोलॉजिकल प्रिंसिपल को रिजॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया, गणित के साथ साथ सांख्यिकी विश्लेषण के इस्तेमाल से जो बाकी वैज्ञानिक थे वो मेंडल से भड़क गए। याद रखिएगा, मेंडल ने जितने भी क्रॉस कराए थे सब प्योर लाइन लेके कराए थे। प्योर लाइन को हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन भी बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। प्योर लाइन को हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं, ध्यान से समझिए। प्योर लाइन को हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं। और ये कैसे बनता है, ये कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग से बनता है, समझो। ये कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग से बनता है। जब कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग कराएंगे तो किसी भी ट्रेट के इनहेरिटेंस की स्टेबिलिटी, ट्रेट के इनहेरिटेंस की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो बढ़ जाती है, समझो। हमने क्या बोला, मेंडल ने जितने भी क्रॉस कराए थे सब ट्रू ब्रीडिंग लेके कराए थे। ट्रू ब्रीडिंग लाइन, जिसको प्योर लाइन कहते हैं, ये बार बार सेल्फिंग से बनता है, कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग से बनता है, जिससे ट्रेट की इनहेरिटेंस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, समझना। जैसे हमने कहा हाइट के लिए जो जीन है वो टी जीन है। टी जीन इज गोइंग टू कंट्रोल हाइट। तो ध्यान से सुनो, इसकी 2 एलील होंगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी एक साथ है, इसको बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट या प्योर टॉल, समझो। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट या इम्प्योर टॉल। और स्मॉल टी इसको बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव या प्योर डॉर्फ बोलते हैं, समझो। तो प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल, और ये क्या है, प्योर डॉर्फ, समझो। तो क्या होता है, जब कंटिन्यूअस सेल्फिंग करेंगे तो ये प्योर कंडीशन आता है। प्योर का मतलब क्या होता है, बड़े के साथ बड़ा या छोटे के साथ छोटा, ये प्योर है। अगर बड़े मियां के साथ छोटे मियां आ गए तो इम्प्योर हो गया, और इम्प्योर को बोलते हैं क्या, हाइब्रिड, समझो बात को। यानी ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या है, प्योर लाइन का मतलब क्या है, बड़ा या छोटा, समझो। टीएच मॉर्गन वो साइंटिस्ट था जिसने जीन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने कहा कि 3 तरह की सिचुएशन होंगी, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। कंटिन्यूअस सेल्फिंग जब करेंगे तो क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन यानी प्योर लाइन आ जाएगा। मेंडल ने मटर पे 7 कैरेक्टर लिए थे, और याद रखिएगा, ऑल 7 कैरेक्टर टेकन बाय मेंडल, ऑल द 7 कैरेक्टर टेकन बाय मेंडल लाई ऑन 4 क्रोमोसोम। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे वो केवल 4 क्रोमोसोम पे लाई करते थे, 1 4 5 7 एक्सेप्ट हाइट, ऑल द कैरेक्टर आर पेयर्ड। अगर हमसे कहें आपसे सीड बेस्ड कैरेक्टर पेयर्ड की अनपेयर्ड, तो कहोगे पेयर्ड। फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर पेयर्ड, पॉड बेस्ड कैरेक्टर पेयर्ड, और हाइट बेस्ड कैरेक्टर, तो आंसर होगा अनपेयर्ड, समझो। तो आप एक क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल देगा और पहचानने के लिए देगा कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव। तो ऐसे ध्यान रखना, थोड़ा सा फोकस करो। हमने कहा कि हाइट में अगर देखोगे तो टॉल और डॉर्फ, टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट, और डॉर्फ क्या हो गया, रिसेसिव। ऐसे हम कहें फ्लावर में, फ्लावर का कलर रेड क्या होता है, डोमिनेंट, व्हाइट क्या होता है, रिसेसिव, समझो। फ्लावर का पोजीशन, जो टर्मिनल फ्लावर होता है उसी को एपिकल फ्लावर बोलते हैं, वो रिसेसिव होता है। जो एक्सिलरी और लेटरल फ्लावर होता है क्या होता है, डोमिनेंट। वैसे ही सीड का कलर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन क्या है, रिसेसिव। सीड का शेप राउंड क्या है, डोमिनेंट, रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव। ऐसे ही पॉड का कलर सीड से उल्टा है, वहां पे सीड में येलो डोमिनेंट था तो पॉड में ग्रीन डोमिनेंट है। येलो क्या है, रिसेसिव है। इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड क्या है, डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड क्या है, रिसेसिव। उसके बाद बात अब करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करने से पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको तुरंत जवाब देना है। यू रेडी? चलिए हम क्वेश्चन पूछते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कि एक बात बता दो,
नहीं, आप पहले ये बताइए कि कौन डोमिनेंट या रिसेसिव बोल रहा है, ठीक है। टर्मिनल फ्लावर, जल्दी जवाब दीजिए। टर्मिनल फ्लावर, बेटा ये बहुत गलत होगा। टर्मिनल फ्लावर, किसी का आंसर नहीं है, अभी आ जाना चाहिए। बताओ टर्मिनल फ्लावर। टर्मिनल फ्लावर, दिव्या गौर एक्चुअल पीटोगी बहुत। टर्मिनल को बोलते हैं एपिकल, और टर्मिनल एपिकल रिसेसिव बोलना है। अतुल तिवारी डोमिनेंट, गलत हो गया। अरे यार ऐसे ध्यान रखो, एपिकल या टर्मिनल क्या है, रिसेसिव, और एक्सिलरी या लेटरल क्या है, डोमिनेंट। गेट इट? एपिकल या टर्मिनल क्या है, रिसेसिव। एपिकल या टर्मिनल ऊपर है, एपिकल या टर्मिनल क्या है, एपिकल या टर्मिनल रिसेसिव। एक्सिलरी या लेटरल क्या है, डोमिनेंट। ये सब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये अगर गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, याद रखिएगा उसमें क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ टू एलील, यानी एक जीन का इनहेरिटेंस, या एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, या टू ट्रेट का इनहेरिटेंस, या टू एलील का इनहेरिटेंस। टॉल को क्रॉस कराया किससे, डॉर्फ से। F1 में क्या आया, F1 जनरेशन में 100% टॉल। F2 में क्या आया, 3 टॉल 1 डॉर्फ। एक होमोजाइगस डोमिनेंट, दो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव। फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। आप देखेंगे कि जो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें F1 जनरेशन में ओनली वन ऑफ द ट्रेट इज एक्सप्रेस, और F2 जनरेशन में बोथ ट्रेट एक्सप्रेस। 75% डोमिनेंट ट्रेट और 25% रिसेसिव ट्रेट। 3/4 dominant, that is tall, 1/4 recessive, that is dwarf. What we are going to see, only one trait is expressed in F1, but in F2 both traits are going to be expressed. Majority में dominant trait आया और minority में क्या आया, few या some क्या है, recessive trait. My dear students, you know, जब कभी F1 का क्रॉस हम पेरेंट से करा दें, समझो, यानी प्रोजेनी का क्रॉस पेरेंट से हो जाए, उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस इज ऑफ टू टाइप, टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस। अगर F1 का क्रॉस रिसेसिव से हो रहा है, F1 का क्रॉस रिसेसिव से हो रहा है तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगर F1 का क्रॉस डोमिनेंट से हो रहा है तो उसको आउट क्रॉस कहते हैं। जो टेस्ट क्रॉस होता है उसका पर्पस होता है टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट। आउट क्रॉस का पर्पस होता है टू प्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंट प्रोजेनी। याद रखिएगा, डिजीज रेजिस्टेंट प्रोजेनी को पता करने के लिए, पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग आउट क्रॉस कराते हैं। सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, पर सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते, क्योंकि आउट भी होते हैं। उसी तरह से सारे आउट क्रॉस टेस्ट क्रॉस होते हैं, बट सारे आउट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, बट सारे बैक क्रॉस आउट नहीं होते, क्योंकि टेस्ट भी होते हैं। सबसे जरूरी समझो, अब ये पूछा जाने वाला सवाल जो सबसे ज्यादा संभावना होता है, पेपर पलट के देखिए कि मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे कितने लॉ दिए गए। तो मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे 2 लॉ दिए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सिर्फ 2 लॉ दिए गए मोनोहाइब्रिड के क्रॉस पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसमें कितने पोस्टुलेट्स हैं, 3। पहली बात को बायोलॉजी में लॉ इस्तेमाल नहीं होता, ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं, मेंडल का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम करें, आज की बात करें, मेंडल ने कितने लॉ दिए तो कहोगे 0। मेंडल ने पोस्टुलेट दिए थे, बाद में उसको प्रिंसिपल में बदल दिया गया। लॉ इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन बायोलॉजी बिकॉज बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यू नो। तो मेंडल ने कितने, आप देखोगे पोस्टुलेट्स दिए थे मोनोहाइब्रिड बेसिस पे तो 2। लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, या दूसरा जो है आप देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 पोस्टुलेट हैं। तीनों पोस्टुलेट आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। क्या? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। जो दूसरा है, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। और तीसरा क्या है, होमो हेटेरो दोनों जो अपीयर होता है वो डोमिनेंट है, जो कोअल होमो में अपीयर होता है वो रिसेसिव होता है। इसीलिए इन F1 जनरेशन ओनली वन ऑफ द ट्रेट इज एक्सप्रेस एंड इन F2 जनरेशन बोथ ट्रेट आर गोइंग टू बी एक्सप्रेस। हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड के बेसिस पर दूसरे लॉ की, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आप जानते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। इसे ही हम
लॉ ऑफ यूनिक कैरेक्टर बोलते हैं, इसे यूनिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, हालांकि नॉन डिसरप्शन में भी एक्सेप्शन। देखिए, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम का बंटवारा होता है, क्रोमोसोम का बराबर बराबर बंटवारा ये डिसजंक्शन है। लेकिन अगर क्रोमोसोम का बराबर बराबर बंटवारा नहीं हो पा रहा है तो इसको नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक एबनॉर्मल फेनोमेनन है नॉन डिसजंक्शन, जो कि अर्ली एज और लेट एज में होता है, अगर गैमेटोजेनेसिस हो ह्यूमन में तो भी। तो आप याद रखना, नॉन डिसजंक्शन में भी एक्सेप्शन आप क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हम बात इतिहास की कर रहे थे, हिस्ट्री की बात कर रहे थे, आज हम प्रेजेंट की बात करें। हम कह रहे हैं जब कभी दो जीन इंटरेक्ट करते हैं, यानी whenever we are going to see a gene interaction, three possibility are there, यानी जब कभी जीन इंटरेक्ट करती है तो तीन पॉसिबिलिटी है, F1 resemble either of the parent, या दूसरी जो है क्या, F1 is intermediate of the parent, और जो तीसरी है F1 resemble both parent। अगर हम कह रहे हैं जब कभी जीन इंटरेक्ट करेगी तो तीन संभावना है। पहली संभावना F1 resemble either of the parent, ये कहानी है डोमिनेंस की। F1 is intermediate of the parent, ये कहानी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। और F1 resemble both parent, ये कहानी है कोडोमिनेंस की। समझो, तो मेंडल क्या कहते थे कि जब जीन इंटरेक्ट करेगी तो F1 resemble either of the parent, यानी डोमिनेंस। मेंडल ने क्या छोड़ दिया, इंटरमीडिएट ऑफ द पेरेंट, रिसेंबल बोथ पेरेंट, इंटरमीडिएट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और रिसेंबल बोथ पेरेंट क्या है, कोडोमिनेंस। समझो, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के कितने एक्सेप्शन हैं, दो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हम पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं, जिसे हम स्यूडो डोमिनेंस कहते हैं, समझो, जिसे हम मोज़ाइक इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसे हम ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसको पार्शियल डोमिनेंस, स्यूडो डोमिनेंस, मोज़ाइक इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, समझो, ये देखा गया है स्नैपड्रैगन इंडोनेशियन फाउल में, मिराबली जरापा में। आप देख रहे हो एक रेड फ्लावर के पॉलन को व्हाइट फ्लावर के स्टिग्मा पे डस्ट करे, उम्मीद थी कि रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, सो F1 जनरेशन में 100% रेड आना चाहिए, बट ना रेड आया ना व्हाइट आया, दोनों का इंटरमीडिएट आ गया पिंक। जब पिंक सेल्फिंग करी हमने तो आपने देखा F2 जनरेशन में एक रेड आया, दो पिंक आए और एक व्हाइट आया। इसका मतलब क्या है, रेड और व्हाइट का इंटरमीडिएट कलर क्या होता है, पिंक। समझो, F2 जनरेशन में पिंक के साथ साथ रेड का दोबारा आना यह साबित करता है कि जो ब्लेंडिंग थी वो पूरी तरह से नहीं हुई है, क्योंकि अगर पिंक आ गया तो फिर रेड नहीं आना चाहिए। इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट अ कंप्लीट ट्रू ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। समझो, यहां पे अगर हम बात करें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम है, 1:2:1। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेशियो को कंपेयर करें नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो से तो जीनोटिपिक रेशियो चेंज हो गया, सॉरी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि तब भी 1:2:1 था और अब भी 1:2:1 है। जो रेशियो चेंज हुआ वो फिनोटिपिक रेशियो है, क्योंकि तब 3:1 था और अब 1:2:1 है। तो अगर मेंडेलियन रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेशियो को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा रेशियो चेंज हो गया, जीनोटिपिक फिनोटिपिक? फिनोटिपिक कहां से चेंज हुआ, 3:1 से 1:2:1। कौन सा रेशियो चेंज नहीं हुआ, जीनोटिपिक 1:2:1। देखो, जो भी डीएनए होता है उसके सेगमेंट को जीन कहते हैं। जब म्यूटेशन आता है, म्यूटेशन का जीन एजेंट, तो म्यूटेट करता है। जब म्यूटेट करेगा तो देखो जीन का क्या काम होता है, एमआरएनए बनाना। एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन से क्या बनता है, एंजाइम। लेकिन अगर म्यूटेट हो गया तो म्यूटेटेड एमआरएनए, म्यूटेटेड प्रोटीन, म्यूटेटेड एंजाइम। अब देखो एंजाइम क्या करती है, हमारे लिविंग सिस्टम में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलती है। अगर मान लो म्यूटेशन हो गया तो एंजाइम बदल जाएगी। तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि म्यूटेशन के बाद एंजाइम पूरा ही बदल जाए, हो सकता है म्यूटेशन जो है हुआ और साइलेंट म्यूटेशन था, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, नॉर्मल एंजाइम बनी, या थोड़ी एफिशिएंसी कम हो गई। या दूसरी संभावना क्या हो सकती है, क्या एंजाइम बनी लेकिन नॉन फंक्शनल हो गई। तीसरी संभावना क्या हो सकती है, एंजाइम ही नहीं बनी। समझो, तो केस 1 जिसमें नॉर्मल है, लेस एफिशिएंट एंजाइम बना है, इसमें जो मॉडिफिकेशन है या जो म्यूटेशन है वो नॉन मॉडिफाइड एलील के जैसा है, मतलब बिना मॉडिफिकेशन जैसा है, क्योंकि एंजाइम तभी वही बन रही है, अभी भी बन रही, लेकिन दूसरा तीसरे में बदल गया, मॉडिफिकेशन हो गया। तो जनरली अनमॉडिफाइड, गेट इट, unmodified allele is a dominant allele and the modified allele is a recessive allele. This is a concept of dominance. देखो,
अगर आपने कहा कि F1 जनरेशन में दोनों ही ट्रेट आ रहे हैं, जैसे एक ब्लैक बुल का सीमेन व्हाइट काउ में दिया हमने, अभी जो बेबी हुआ पूरी बॉडी ब्लैक हो गई व्हाइट पैच, या पूरी बॉडी व्हाइट हो गई ब्लैक पैच, यही व्हाइट भी आ रहा ब्लैक भी आ रहा, एक ही बॉडी में रोन चितकाबर। समझो ये कहानी है कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस में कोट कलर इन कैटल्स आ रहा है, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। अगर एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन की बात करें तो जीन एक है, इसका नाम आई जीन है, और यहाँ पे 3 एलील है, IA, IB, IU, जिसमें IA और IB ये डोमिनेंट है IO के ऊपर। तो एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपलिज्म सब। एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस, गेट इट? एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपलिज्म सब। किसी भी एक जीन के 2 एलील होते हैं, यहाँ पे एक जीन के 3 एलील हैं, IA, IB, IB। जीन कितनी है? 1। एलील कितने हैं? 3। फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6। अगर एक फार्मूला भी आपको प्रैक्टिस करा दिया क्या, कि इफ n is the number of allele, if n is the number of allele, n is the number of allele, then possible genotype, then possible genotype क्या है? n into n plus 1/2। एक न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है, एकदम दिमाग में भर लेना। If n is the number of allele, then possible genotype n into n plus 1/2। अगर वैल्यू पुट करोगे इसमें 1 2, तो ये पुट करना नहीं, वहां पे याद रखना 1 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। समझो? तो ये आप देखो बड़ा कॉमन सवाल है, ये हर बच्चे को, देखो जो सीरियस कैंडिडेट है उनको तो ये एकदम याद होना चाहिए। देखो इफ n is the number of allele, then possible genotype n into n plus 1/2। ये कॉन्सेप्ट है, ये रटाफिकेशन है। समझो? देखो 36 सेकंड में सवाल लगाना होता है, तो जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाने वाले होते हैं वो हर बच्चे को याद होना चाहिए। तो इफ n is the number of allele, then possible genotype n into n plus 1/2। 1 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21। समझो बात को? तो आप देख रहे हो, हमने कहा कि नॉर्मली 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। कभी कभी देखते हैं आप, क्या देखते हैं, कभी कभी आप देखते हैं 1 जीन इज गोइंग टू कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, सच अ जीन इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जांपल ह्यूमन में सिकल सेल एनीमिया ले लो, मटर में जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस जिसका नाम है बी जीन, जिसके 2 एलील हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। इसमें 3 तरह की सिचुएशन है, कैपिटल बी स्मॉल बी, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। कोई भी जीन अगर किसी एक कैरेक्टर के लिए अगर किसी एक रिलेशन में है, तो वही रिलेशन दूसरे कैरेक्टर्स के लिए नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि मटर के दाने का अगर हम शेप बोले, मटर के दाने के साइज बोले, तो ये दोनों ही बी जीन से कंट्रोल होता है। अगर बी जीन मटर के दाने के शेप के लिए अगर बात करें, तो ये डोमिनेंस रिलेशनशिप में है, डोमिनेंस के रिलेशनशिप में है। और साइज की बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रिलेशन में है। समझो? अगर मटर के दाने के शेप की बात करें तो आप देखोगे या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। साइज की बात करें तो या तो लार्ज होगा या स्मॉल होगा, और इंटरमीडिएट हाइट भी होगा। इंटरमीडिएट मेंडल के क्रॉस में कोई भी इंटरमीडिएट प्रोजेनी नहीं आई थी, मेंडल के क्रॉस में कोई भी इंटरमीडिएट प्रोजेनी नहीं आई थी। समझो? क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं देखे थे। तो हम कह रहे हैं कि जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस बी जीन, इसमें आप देखोगे कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों सिचुएशन में मटर का दाना राउंड होगा और इस सिचुएशन में रिंकल्ड होगा। बट अगर साइज की बात करें तो कैपिटल बी में लार्ज होगा, और कैपिटल बी स्मॉल बी में इंटरमीडिएट होगा, और स्मॉल बी में क्या होगा? स्मॉल। तो कोई भी जीन अगर किसी कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप में है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सबके लिए डोमिनेंस में होगी। देखो जैसे बी जीन साइज के लिए किस रिलेशन में? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनॉमिक फीचर ऑफ एनी जीन। आप देखोगे ह्यूमन का स्किन का कलर, ह्यूमन का IQ, ह्यूमन की हाइट, गेहूं के दाने का रंग, गाय भैंस में दूध का प्रोडक्शन, आलू के खेत में आलू कोई छोटा कोई बड़ा, टमाटर छोटा बड़ा, बैगन छोटा बड़ा, ये सब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन इन्फ्लुएंस करती हैं। समझो बात को? तो आप देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपिक चीजें। अब आपको एक चीज और बताएं, जैसे हम क्या अपनी बॉडी में अगर बोले, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है या बी है या AB है या O है, कोई एक ही तो होगा। जब कोई एक ही होगा तो 2 ही एलील होंगे।
क्या, या तो आई होगा या आई बी होगा, आई आई बी होगा तो आई बी, समझो आई बी, और ए बी होगा तो आई बी, समझो यही तो होगा। देखो किसी भी इंडिविजुअल में अगर बात करो तो दो ही एलील होंगे, इसका मतलब मल्टीपल का केस आप तब देखेंगे जब आप पॉपुलेशन स्टडी करेंगे। मल्टीपल के केस आप तब देखेंगे जब आप पॉपुलेशन स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। देखिए जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस है, समझो बात को, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें कितने कैरेक्टर लेंगी, 2, कितने जीन, 2, कितने ट्रेट, 4, कितने एलील, 4। एक मटर का दाना पौधा था, मटर का एक पौधा है जिसमें देखो एक मटर के पौधे से पॉलन लिए, ऐसा पॉलन लिए जिस पौधे में मटर के दाने का रंग येलो है और उसका शेप राउंड है। ऐसे पौधे के स्टिग्मा में डस्ट करा दिया जिसमें मटर के दाने का रंग ग्रीन है और उसका शेप रिंकल्ड है। येलो राउंड क्रॉस विद ग्रीन रिंकल्ड, F1 प्रोजनी 100% येलो राउंड, और F2 प्रोजनी में जो फिनोटाइपिक रेशियो आया 9:3:3:1, येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड। यानी देखोगे 4 तरह के फिनोटाइप, समझो 4 तरह के फिनोटाइप आए, समझो। और जीनोटाइप देखो, जीनोटाइपिक आप देखोगे, जीनोटाइपिक रेशियो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 4 बार 1 लिख दो, 4 बार 2 लिख दो, समझो 1 बार 4 लिख दो। ये होमोजाइगस है, ये मोनोहाइब्रिड है, और ये क्या है, डाइहाइब्रिड। 1:1:1:2:2:2:4, या इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हो, लिख सकते हो 12 24 12 12 1 1:2:2:4:1:2:1:2:1, ये जीनोटाइपिक रेशियो है। आप देखोगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक दोनों बराबर है। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आप देखोगे 4 बार 1, 1:1:1:1:1। अब देखो मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है, देखो हम कह रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइपिक क्या है 3:1, और डाइहाइब्रिड में क्या है, 2 मोनोहाइब्रिड के जैसा इंटरेक्शन है। तो इसको सॉल्व करोगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 9:3:3:1। और ये कैसे आया, वहां पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या था 1:2:1, यानी 1:2:1, 2 बार कर लो। जब इसको रिजॉल्व करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 मल्टीप्लाई दिस, 1 मल्टीप्लाई दिस, तो आएगा 4 बार 1, 4 बार 2, 1 बार 4। सफलिंग कर लो अपनी। तो जीनोटाइपिक रेशियो आप देख रहे हो डाइहाइब्रिड क्रॉस का 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इंटरेक्शन से आ रहा है। इसका मतलब ये मत कहना है कि हमारे सिलेबस में क्या है ट्राई हाइब्रिड नहीं आ रहे, या ट्राई मतलब क्या है, इसमें एक और 3:1 से कर लो, कोई और दे दे फिर 3:1 से कर लो, इसमें एक और 1:2:1 से कर लो, ऐसे बढ़ाते जाओ जितना मन करे उतना। जो रिजल्ट मोनोहाइब्रिड का है, समझो 2 मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट डाइहाइब्रिड का रिजल्ट है, 3 मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट ट्राइहाइब्रिड का रिजल्ट है, समझो। अब आपको बता दें कि जरा कमेंट सेक्शन में जवाब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। पहले बता दें टाइप ऑफ गैमीट, टाइप ऑफ गैमीट, टाइप, एक सवाल 100% आएगा, 2 की पावर n, n इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। हम क्या टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ फिनोटाइप, ये भी 2 की पावर n। हम क्या टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, ये क्या है 3 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू n हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। चलिए अब कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। हम कह रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, नहीं कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, समझो। अब जरा कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। यहां पे एक बार बताइए, ये पहला, ये बताओ ये मोनो हाइब्रिड है डाई हाइब्रिड? ये मोनो हाइब्रिड है डाई हाइब्रिड? जल्दी जवाब दीजिए। चलिए ये बताइए। वेरी गुड, मोनो हाइब्रिड। ये क्या है बेटा? सुरभि त्रिपाठी, डाई हाइब्रिड गलत जवाब है, सब मोनो हाइब्रिड है। इधर देखो, अगर बड़ा लेटर के साथ बड़ा लेटर है तो उसको बोलेंगे प्योर,
बड़े के साथ छोटा है तो क्या है, इम्प्योर। इम्प्योर फॉर वन जीन, मोनोहाइब्रिड। प्योर नहीं कैलकुलेट करते, हाइब्रिड है ना, दो सिचुएशन होगा, बड़ा बड़ा छोटा छोटा है क्या, प्योर। बड़े के साथ छोटा है क्या होगा, इम्प्योर। इम्प्योर को बोलेंगे ना हाइब्रिड। तो यहाँ पे देखो ना, इम्प्योर किसके लिए, जीन के लिए, एक जीन के लिए, बी जीन के लिए, तो ये भी मोनोहाइब्रिड है। यहाँ पे इम्प्योर कितने जीन के लिए, ए जीन के लिए एक ही, बी के लिए तो प्योर है। हमको हाइब्रिड का मतलब क्या, इम्प्योर। हम कह रहे हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या, इम्प्योर। देखो बड़ा बड़ा क्या है, प्योर, छोटा छोटा क्या है, प्योर, बड़े के साथ छोटा क्या है, इम्प्योर। इम्प्योर फॉर वन जीन, मोनोहाइब्रिड। इम्प्योर फॉर टू जीन, डाईहाइब्रिड। समझो, तो आप देख रहे हो ये भी मोनोहाइब्रिड, ये भी मोनोहाइब्रिड। बताओ ये क्या है, ये क्या है, डाईहाइब्रिड, क्योंकि ए के लिए भी इम्प्योर है और बी के लिए भी। ये देखो, ए के लिए प्योर है, बी के लिए इम्प्योर। इम्प्योर कितने के लिए, एक जीन के लिए, ये भी मोनोहाइब्रिड। ये देखो, ये भी एक के लिए है, मोनोहाइब्रिड। समझो, ये क्या है, प्योर, ये कोई हाइब्रिड नहीं है। समझो, और ये देखो इम्प्योर फॉर एक दो तीन, तीन ट्राई हाइब्रिड। ये देखो, ए के लिए प्योर है, बी के लिए प्योर है, सी के लिए इम्प्योर। इम्प्योर एक जीन के लिए, सी के लिए, तो क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड। समझो, तो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर निकालना हो तो यहाँ पे चलिए एन की वैल्यू बता दीजिए। समझो, बताइए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखें, ये डीके गुप्ता है आंसर, 2 2 2 नहीं है, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है। समझो, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे एन की वैल्यू 2, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे एन की वैल्यू 1, यहाँ पे एन की वैल्यू 0, यहाँ पे एन की वैल्यू 3, यहाँ जो है एन की वैल्यू क्या आ गया, 1, ये एन की वैल्यू है। समझो, अब हम तुमसे कहते हैं टाइप ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट। यहाँ 2 की पावर 1 करोगे क्या होगा, 2 2, ये क्या आएगा 4, ये देखो ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 0। जल्दी बताइए, ये यहाँ पे क्या लिखे, 2 की पावर 0 क्या होगा, हाँ तो भी गलत हो गया, क्योंकि देखो ये एन की वैल्यू 0 रखो क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 8, ये क्या आएगा बोलो 2। टाइप ऑफ गैमेट, कोई भी फॉर्मूला, कुछ भी कुछ आप इस पैटर्न में डाल के निकाल सकते हैं। चलिए अब हो गया, आपको आपने एक हल्की से प्रैक्टिस कर ली। इसमें टाइप ऑफ गैमेट बहुत जरूरी है, पूछेगा। अब देखिए, डाई हाइब्रिड के बेसिस पे कितने लॉ दिए गए, मेरी बात ध्यान से सुनना। डाई हाइब्रिड के बेसिस पे सिर्फ एक लॉ दिया गया जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। दिस इज गोइंग टू होल्ड गुड फॉर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए होल्ड करता है, तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ध्यान सुनना, चलो वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो आप देख रहे हैं कि जो भी आप एक चीज समझा दें, देखिए हमने कहा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 है, ये F1 है, ये आपका F1 जनरेशन की प्रोजेनी है डायहाइब्रिड में। तो अगर ये गैमेट बनेगा तो बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, बड़ा छोटा छोटा। आप देखो इन 4 तरह के गैमेट बनेंगे, n = 2 है तो 4 तरह के गैमेट बन गए फॉर्मुला मेथड से। तो आप देखोगे यानी चारों में कैपिटल वाई कितने हैं 50%, कैपिटल आर कितना है 4 में 2 50%। समझो, स्मॉल आर कितना है 4 में 2 50%, स्मॉल वाई कितने हैं 4 में 2 50%। एक चीज ध्यान सुनना, देखो हम कह रहे हैं क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम, हम कह रहे हैं एक जीन हो गया, एक जीन, एक एलील हो गया, एलील। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हम तुमसे कह रहे हैं कि जैसे जरा समझो, ये तौलिया है, गमछा है, लेके क्या है लगाते उगाते हैं बाहर निकलने पे। समझो, हमने कहा कि देखो ऐसे ही है, पता नहीं कैसे है, ये देखो ये बेटा ये ऐसे है तो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन। जब ये क्वाइल होने लगेगा, बिल्कुल क्या है क्वाइल होने लगेगा, क्वाइल क्वाइल कंडेंस, क्वाइल कंडेंस। समझो, ये क्रोमेटिन था पहले, अब क्वाइलिंग कंडेंसेशन ऐसे मिल जाएगा, ऐसे ऐसे। अब इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। समझो, क्रोमेटिन था, वो क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए तो होता है ना, समझो थ्रेड ऑफ डीएनए। अब देखो यही आप देखोगे सुपर क्वाइलिंग। तो एक्चुअली हम जो था पहले जो क्रोमोसोम था वो क्या था, एक क्रोमोसोम एक डीएनए का बना होता है, उसी का टुकड़ा जीन है और उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म एलील है। ये तो अपना देखो है तो एक ही,
अलग अलग तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं। है क्या कि अगर हम मान लो समझाएं तुम्हें क्रोमोसोम के बिहाफ पे इस घटना को, या हम जीन के बिहाफ पे इस घटना को, या इस घटना को हम एलील, मतलब ये जो घटना है हम तीन बिहाफ पे समझा सकते हैं, क्रोमोसोम के बेसिस पे, जीन के बेसिस पे, एलील के बेसिस पे। अगर हम क्रोमोसोम की बात करेंगे तो अगर कोई भी क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा तो उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अगर हम जीन की बात करें तो हम असॉर्टमेंट की बात करेंगे, हम एलील की बात करें तो हम सेग्रीगेशन की बात करेंगे। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में असॉर्टमेंट था ही नहीं क्योंकि एक ही जीन थी। आई मीन क्रोमोसोम का पार्ट अलग होना, देखा था ना क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्या था, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर किस लेवल पे था, क्रोमोसोम के लेवल पे। और जीन के लेवल पे क्या होगा, जीन अलग अलग होना, असॉर्टमेंट, एलील अलग अलग होना, सेग्रीगेशन। तो ये सब जो स्पेसिफिक वर्ड है पकड़िएगा। हमें कह रहे हैं आपसे क्या कि हर एक जीन का असॉर्टमेंट, हर एक एलील का सेग्रीगेशन, समझो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। और ये इसी से ऊपर क्या है, ये मेल गैमीट है, ये समझ लो फीमेल गैमीट है, या मेल गैमीट है, यानी जो ये एग का जीनोटाइप है वही पॉलन का जीनोटाइप होगा। जब पौधे मिलेंगे तो हर एक आप गैमीट का इंडिपेंडेंटली दूसरे से रिकम्बाइन होने की संभावना है। तो इसीलिए तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। लेकिन ऐसी सिचुएशन तब आएगी जब वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ना हो, किस पे हो, नॉन होमोलॉगस। क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम पे क्या हो जाएगा, लिंकेज। यानी अगर यहां पे लिंकेज हो गया, अगर इसका लिंकेज हो गया तो समझो इसको लिंकेज हो गया क्या होगा, देखो जरा क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट में हमने लिख दिया कैपिटल वाई, ये लिख दिया स्मॉल वाई, हमने लिख दिया यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे लिख दिया क्या स्मॉल आर। समझो बात को। तो जब भी अब गैमेट बनेगा तो ये बन जाएगा क्या, ये एजिटीज आ जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, और ये आगे क्या स्मॉल वाई स्मॉल आर। यानी अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ये होता तो सिर्फ दो ही तरह के गैमेट बनते, समझो, क्योंकि क्या हो जाता, लिंकेज, लिंकेज, समझो। लेकिन अगर ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे है तो चार तरह के गैमेट बने हैं। तो मेंडल बड़े लकी थे कि उन्होंने जो भी ये कैरेक्टर लिया था, सीड का शेप और सीड का कलर, ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे बच गए, नहीं तो मेंडल का हीरेसियम वजह से यहां भी हार्ट ब्रेक हो जाता। समझो 1884 में मेंडल की किडनी फेल हो गई और मेंडल मर गए। मेंडल ने जो काम किया था वो 1856 से लेकर 1863 तक, समझो, काम करने के बाद 2 साल लग गए 1865 में मेंडल को वर्क पब्लिश करने के लिए। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि मेंडल की पर्सनालिटी कितनी शांत थी। मेंडल एकदम शांत स्वभाव के थे, मेंडल उतने एग्रेसिव नहीं थे। आखिर क्या कारण है कि मेंडल ने इतना बड़ा काम कर दिया लेकिन फिर भी मेंडल को तवज्जो नहीं मिला? तो सबसे बड़ी रीजन उनकी पर्सनालिटी थी, क्योंकि हीरेसियम पे उनका दिल टूट चुका था और मेंडल को अपने ही द्वारा किए गए काम पे खुद का ही उतना भरोसा नहीं था। मेंडल को 2 साल का वक्त लग गया 1865 में अपना वर्क पब्लिश कराने में। और आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा मजबूत है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी चीज बहुत तेज आग के जैसे फैलती है, उस तरह कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता था। मेंडल जो कहते थे कि जो भी कैरेक्टर्स ब्लेंड नहीं करता, वो ब्लेंडिंग वाली बात से दुनिया सहमत नहीं थी, क्योंकि दुनिया ने अपनी आंखों से ब्लेंडिंग होते देखा था। और मेंडल जिस फैक्टर की बात कहते थे, दुनिया जब उनसे फिजिकल प्रूफ मांगती थी तो मेंडल could not give any physical proof. मेंडल के मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल अप्रोच को देख के उनके जो कंटेम्पररी थे, जो समकक्ष वैज्ञानिक थे, वो बुरी तरह से भड़क गए और उन्होंने मेंडल को एक तरह से नकार दिया। मेंडल डिप्रेशन में चले गए, मेंडल की किडनी फेल हो गई। और ये वाकया है 1884 का, जब मेंडल की डेथ हो गई। और जो डिजीज था वो ब्राइट डिजीज था मेंडल को। 1900 के आसपास, 1900 के आसपास क्या है, मेंडल के लॉ की डिस्कवरी होती है। क्यों? 1900 के आसपास आप देखेंगे माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ। 1900 के आसपास माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर को देखा जाने लगा। कलर्ड बॉडी, क्रोमोसोम, क्रोमो ने कलर्ड सोमन बॉडी, क्रोमोसोम देखा गया। फिर देखा गया कि मेंडल जो काम कह रहे थे वो तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, यानी मेंडल की कल्पना हकीकत में उतर गई। ये वाकया है 1900 का। 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डे व्रीज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी और शेरमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। 3 लोग अलग अलग कंट्री, तीनों ने इंडिपेंडेंटली काम करके मेंडल को प्रूफ किया कि मेंडल की जो बात थी वो दुनिया को समझाया और मेंडल को जो सम्मान मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे, वो मिला। हम बात करते हैं 1902 की। ये समय याद रखिएगा, इस समय क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आया।
क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल, देखो अब ये नहीं कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस देख के आप जोश में आ गए। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या पूछा है, गिवन बाय, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय, ये क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। देखो जो क्रोमोसोम होता है वो हेरिडिटरी वेक्टर होता है। व्हाट इज क्रोमोसोम, हेरिडिटरी वेक्टर, वेक्टर माने सवारी, बस, गाड़ी, समझ लो। तो इनहेरिटेंस के लिए जो हेरिडिटरी वेक्टर है वो क्या है, क्रोमोसोम। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण जाते हैं, ये लक्षण किसके कारण जाते हैं, क्रोमोसोम से। जैसे हम कहें मेल है तो उसमें क्या होगा, टेस्टिस, फीमेल में क्या होगा, ओवरी, टेस्टिस में क्या बनेंगे, स्पर्म, ओवरी में क्या बनेंगे, ओवम। समझो, तो मेल टेस्टिस डिप्लॉइड होगा, फीमेल ओवरी डिप्लॉइड होगा, लेकिन स्पर्म और ओवम क्या होंगे, हैप्लॉइड, मियोसिस बने, दोनों मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बन गया, जायगोट। उस जायगोट में क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस से क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग। तो आप उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे 50% पापा से आया होगा, 50% मम्मी से आया होगा। पापा वाला पैटर्नल है, मम्मी वाला मैटरनल है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, होमोलॉगस क्रोमोसोम। हमारे अंदर 50% जो क्रोमोसोम है पापा से आए, 50% मम्मी से आए। समझो, तो पापा वाला पैटर्नल, मम्मी वाला मैटरनल, ये कौन सा क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम व्हिच आर सिमिलर इन shape, size and character are known as homologous chromosome. One chromosome is formed of one DNA. One DNA is going to have one chromosome. या one chromosome is going to have one DNA. उस DNA का सेगमेंट क्या है, जीन, और जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, एलील। What is allele? Alternative form of same gene which are present on same locus on a homologous chromosome. होमोलॉगस एलील्स किसमें होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की। समझो, तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कब आई, 1902। किसने दिया था, वाल्टर सट्टन और थियोडोर बोवेरी। वाल्टर सट्टन और थियोडोर बोवेरी, कभी एक लगाना होगा, वाल्टर सट्टन लगाना। समझो, बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स, both genes and chromosomes are going to show parallel behavior because during gamete formation 50% क्रोमोसोम आता है और क्रोमोसोम पे जो जीन्स होती है एज इट इज आ जाती है। ऑल द जीन्स आर लिनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम, ऑल द जीन्स आर लिनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। यानी किसी क्रोमोसोम पे अगर बात करें तो जो भी जीन्स हैं वो लिनियरली अरेंज हैं। समझो, अगर हमने कहा क्या कि ये देखो ये कोई क्रोमोसोम है तो उसपे जो जीन्स होंगी ऐसे, ये देखो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीन है। तो हम तुमसे कह रहे हैं ऑल द जीन्स आर लिनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम। जब भी गैमेट बनता है तो क्रोमोसोम क्या है, आधा आधा हो जाता है, 2n से n हो जाता है। तो जब क्रोमोसोम आगे जाता है गैमेट्स में तो उस क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं वो एज इट इज चले जाते हैं। यानी अगर हम तुमसे कहें कि एज इट इज क्यों जाते हैं, क्योंकि लिंकेज होता है। क्या हम कहें लिंकेज किसके बीच में, 1 और 2 की 1 और 9, तो सबके बीच में लिंकेज है। व्हाट डू मीन बाय लिंकेज? लिंकेज का मतलब नहीं कि एक दूसरे के तरह ऊपर चढ़े हैं। लिंकेज का मतलब फिजिकल एसोसिएशन। ऑल द जीन प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम आर गोइंग टू शो अ फिजिकल एसोसिएशन बिकॉज़ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विदाउट एनी चेंज। यू नो व्हाट इज द रीजन, मतलब व्हाट इज द रूट कॉज जो लिंक जीन अलग हो, क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर होता है क्या होता है, क्रोमोसोम का टुकड़ा जाता है तो लिंक जीन में रिकंबाइन कराना, समझो ये किसके कारण होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण। समझो बात को, समझो। ऑल द जीन प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, ऑल द जीन प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम विल फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप। इसीलिए तो लिंकेज ग्रुप हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और किसी प्रोकैरियोट में लिंकेज ग्रुप ऑलवेज 1 होता है। प्रोकैरियोट में कौन है, बैक्टीरिया है, ब्लूरिनल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, मिक्सोफाइसी, साइनोफाइसी बोलते हैं। इसी में माइकोप्लाज्मा आता है, पीपीएलओ आता है, नोकार्डिया आता है, क्लेमाइडिया आता है। ये जितने भी हैं सब प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट में लिंकेज ग्रुप ऑलवेज क्या होता है, 1। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, 1। समझो बात को। तो हम कह रहे हैं all the gene present on one chromosome will form a linkage group. All the gene present on one chromosome are going to be passed as it is from one generation to another. समझो, आप देख रहे हो what is the phenomenon जिसमें जीन का एक्सचेंज होता है एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में। समझो, समझो, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नीट में पूछ चुका है। समझो, तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर जैसे हमने कहा फॉर 1 and 2, 1 और 2 जीन में आप देखोगे 1 और 2 की बात करें, हमने कहा यहां पे डिस्टेंस क्या है, कम। 1 और 2 डिस्टेंस क्या हो गया, कम। और जब दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा। लिंकेज क्या होगा, ज्यादा। लिंकेज क्या होगा, ज्यादा। अच्छा, अलग अलग जाने को
कितने लेवल पे कह सकते हैं? क्रोमोसोम के लेवल पे, जीन के लेवल पे, और क्या है, एलील के लेवल पे। क्रोमोसोम के लेवल पे बात करके क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। जीन के लेवल पे असॉर्टमेंट, एलील के लेवल पे सेग्रीगेशन। तो हम तुमसे कह दें क्या है? असॉर्टमेंट। हम बात कर रहे हैं किसके लिए? जीन के लेवल पे असॉर्टमेंट। हम बात करें एलील के लेवल पे सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। हम बात करें क्रोमोसोम के लेवल पे क्रॉसिंग ओवर। समझो बात को। तो अगर लिंकेज ज्यादा है तो असॉर्टमेंट क्या होगा? कम। सेग्रीगेशन क्या होगा? कम। सीओ क्या होगा? कम। समझो। ऐसे ही अगर हम बात करें फॉर क्या है 1 and 9, ठीक है, 1 और 9 की बात करें, आप देख रहे हो फॉर 1 and 9, फॉर 1 and 9, 1 और 9 में आप देखिए डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। लिंकेज क्या होगा? कम। असॉर्टमेंट क्या होगा? ज्यादा। सेग्रीगेशन क्या होगा? ज्यादा। क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? ज्यादा। समझो बात को। तो आप देखोगे कि लिंकेज is inversely proportional to distance between gene. Linkage is inversely proportional to distance between gene. Linkage is inversely proportional to distance between gene. देख रहे हो? Linkage is inversely proportional to distance between gene. समझो? अगर हम आपसे कह दें क्या क्रॉसिंग ओवर और डिस्टेंस में, देखो जरा, क्रॉस डिस्टेंस कम तो ये भी कम, इसका मतलब CO is directly proportional to distance between gene. Distance between gene. अगर देख रहे हो डिस्टेंस क्या है? ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा। इसका मतलब कह सकते हैं लिंकेज इन दोनों, दिस इज 1, दिस इज 2, दोनों को कंपेयर कर लो। लिंकेज का इनवर्स क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर? लिंकेज। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ लिंकेज? क्रॉसिंग ओवर। और यहां पे एक और फार्मूला याद रखना, क्या? परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू, इसी को मॉडिफाई करते हैं, परसेंटेज क्रॉस डिस्टेंस बिटवीन जीन इन मैप यूनिट। समझो एक बार फॉर्मूला, परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इनटू 100, रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इनटू 100। देखो है क्या? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस देख रहे हैं। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को हमने बहुत आराम से समझा दिया, ताकि यहां से सवाल गलत होता है। देखो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है? इनहेरिटेंस के लिए जो हेरिडिटरी वेक्टर है वो क्या है? क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, 22 पेयर ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। 50% पापा से, 50% मम्मी से, पापा से पैटर्नल, मम्मी से मैटरनल। समझो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट ये है कि बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स occur in pairs. Both gene and chromosome are going to show parallel behavior during gamete formation. क्रोमोसोम आधा जाता है। समझो, तो जो भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती है एज इट इज चली जाती है विदाउट एनी चेन, क्योंकि उनमें क्या होता है? एक फिजिकल एसोसिएशन। उस फिजिकल एसोसिएशन को क्या बोलेंगे? लिंकेज। समझो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में आया था, वाल्टर सट्टान और थियोडोर बोवेरी ने दिया था। वाल्टर सट्टान और थियोडोर बोवेरी ने दिया था। लेकिन क्रोमोसोमल थियरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टीएच मॉर्गन ने दिया था। टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, जिनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, और टीएच मॉर्गन ने जो काम किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया था। इसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, जिसमें लिंकेज ग्रुप 4 होता है, लाइफ साइकिल 2 वीक होता है। कल्चर एंड राइप बनाना फीड्स ऑन ईस्ट, ये ईस्ट खाती है। समझो ड्रोसोफिला, एक बार क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला फीड्स ऑन, किसी ने डंग लगा दिया, किसी ने फ्रूट लगा दिया, कुछ नहीं, ईस्ट। क्योंकि देखो क्या होता है, जो भी फल के छिलके होते हैं, केले का छिलका है, अगर तुमने कहीं रख दिया तो ड्रोसोफिला अपने आप डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केले के छिलका में क्या, छिलके में क्या होगा? सुक्रोज होगा, फ्रक्टोज होगा, आई मीन न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको खाने के चक्कर में मिनरल्स होंगे, उनके खाने के चक्कर में उसमें क्या कर ग्रो कर जाएगा फंगस। फंगस में कौन सा? ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? नॉन माइसीलियल फंजाई, अमाइसीलियल फंजाई, स्यूडो माइसीलियल फंजाई, सुपर फंजाई, सुगर फंजाई, फर्मेंटेशन फंजाई, मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर ऑफ एस्कोमाइसीटीज। समझो, और उस ईस्ट को खाने के चक्कर में कौन आगे आ जाती है? ड्रोसोफिला। समझो बात को। तो ड्रोसोफिला फीड्स ऑन ईस्ट, ड्रोसोफिला कल्चर एंड राइप बनाना। ड्रोसोफिला में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब दूर से देख के बता दोगे कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। जो मेल है वो क्या है? स्मॉल है और दुबला पतला है। जो फीमेल लार्ज और हैवी है। सिंगल मीटिंग रिजल्ट, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। और देखो इसमें लो पावर माइक्रोस्कोप से बड़ी आसानी से इसके क्या है? बॉडी कलर और आई कलर के वेरिएशन को देखा जा सकता है। तो जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने मटर पे किया, वही एक्सपेरिमेंट टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे किया। जो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो था 9:3:3:1, वो डेविएट कर गया। वो डेविएट क्यों कर गया? तो जवाब क्या आया? लिंकेज। देखो लिंकेज, व्हाट इज लिंकेज? ऑल द जीन्स
present on one chromosome is going to show a physical association, and this physical association is known as linkage, and linkage is inversely proportional to distance between gene, and distance between gene is directly proportional to what? Crossing over. We understand to understand what? Linkage का inverse crossing over का inverse linkage. What is percentage crossing over? Recombinant upon total into 100. इन्होंने क्या काम किया? ड्रोसोफिला की बॉडी का कलर और ड्रोसोफिला की आंखों का कलर, जरा समझना टीएच मॉर्गन ने कैसे काम किया। ड्रोसोफिला की बॉडी का कलर और ड्रोसोफिला की आंखों का कलर। उन्होंने क्या किया कि एक फीमेल ली जो येलो बॉडी व्हाइट आई और मेल कैसा लिया? ब्राउन बॉडी रेड आई। ब्राउन बॉडी रेड आई को क्या बोलते हैं? वाइल्ड टाइप। यानी येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल का क्रॉस करा दिया, क्या है? वाइल्ड मेल से। तो F1 जनरेशन में जो बेटा हो गया वो मां पे चला गया येलो वाइट, और बिटिया क्या हो गई? फादर पे चली गई वाइल्ड टाइप। यानी ऐसा ट्रांसमिशन जिसमें सन में कैरेक्टर मदर से आ रहा है, डॉटर में कैरेक्टर फादर से आ रहा है, इसको हम क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। क्रॉस इनहेरिटेंस ह्यूमन में भी होता है, क्रॉस इनहेरिटेंस ड्रोसोफिला में भी होता है। उन्होंने क्या किया? ड्रोसोफिला की बॉडी कलर और ड्रोसोफिला की आई कलर, ये क्या कैरेक्टर है? बॉडी कलर में दो ट्रेट थे, कौन सी भाई? ब्राउन बॉडी और येलो बॉडी। आई कलर में दो ट्रेट थे, कौन सी भाई? रेड आई और व्हाइट आई। रेड आई डोमिनेंट है किस पे? व्हाइट आई पे, और ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है किस पे? येलो बॉडी। तो उसमें फीमेल कैसी ली? येलो बॉडी व्हाइट आई। मेल कैसा लिया? ब्राउन बॉडी रेड आई। समझो F1 जनरेशन में बिटिया कैसी हो गई? वाइल्ड टाइप, और बेटा कैसा हो गया? येलो वाइट। और F2 जनरेशन में जब गए तो हमने देखा बॉडी कलर और आई कलर, इन दोनों का जो जीन है, बॉडी कलर और आई कलर दोनों का जो जीन है उसमें डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो लिंकेज का स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। इसीलिए पेरेंटल का जो प्रोजेनी का परसेंटेज आया था वो 98.7% आया और रिकॉम्बिनेंट 1.3% आया। पेरेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं? What do you mean by parental? Non-recombinant. Parental या non-recombinant are due to linkage. अब जो recombinant हमको क्या बोलते हैं? Non-parental due to what? Crossing over. So we understand inverse of linkage, crossing over, inverse of crossing over, linkage. Maximum crossing over का percentage 50% तक होता है। Crossing over percentage range from 0% to 50%. तो आप देख रहे हो बॉडी कलर और आई कलर के जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, यानी टाइटली लिंक है। लेकिन अगर आई कलर और उसके विंग साइज लॉन्ग एंड मिनिएचर, इसमें डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, यानी लूजली अरेंज है। जिसमें जो पेरेंटल आया वो 62.8% आया, जो रिकॉम्बिनेंट आया वो 37.2% आया। समझो आपको, टीएच मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टर्टुवेंट, इन्होंने किसी क्रोमोसोम के ऊपर जीन का सीक्वेंसिंग कर दी, जेनेटिक मैप बना दिया। तो टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट का क्या नाम था? एल्फ्रेड स्टर्टुवेंट। एल्फ्रेड स्टर्टुवेंट वाज द स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन। अच्छा, अब हम बात करें बेटा किसकी? अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। ये वाकया है 1891। ये कहानी घूमती है हेनकिन, HENKING, हेनकिन 1891। समझो एक्चुअली में जो सेक्स डिटर्मिनेशन था वो जेनेटिक्स की दुनिया के एक बहुत बड़ा पजल था, एक पहेली था कि मेल है कि फीमेल क्यों, कैसे होता है, क्या होता है। बाद में इसका देखा गया एक जेनेटिक बेसिस है, एक क्रोमोसोमल बेसिस है। इसकी शुरुआत हेनकिन ने करी। उन्होंने इंसेक्ट में देखा, ग्रासोपर में देखा कि जो मेल है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस उसमें दो तरह के स्पर्म बन रहे हैं, वन विद एक्स एंड अदर विदाउट एक्स। जो विद एक्स एंड विदाउट एक्स, समझो उन्होंने उसमें क्या है, कोई चीज नहीं पता होता, एक्स वाई कुछ भी होगा, उन्होंने कहा कि एक्स बॉडी है। बाद में पता चला कि वही एक्स बॉडी आज की दुनिया में क्या है? एक्स क्रोमोसोम। यानी आप देखोगे इंसेक्ट या ग्रासोपर में मेल में एक क्रोमोसोम कम होता है और फीमेल में क्रोमोसोम ज्यादा होता है। XO जो क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट है वो मेल का है और XX फीमेल का है। यानी मेल हेटेरोक्रोमैटिक है, गोइंग टू प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म, वन विद X एंड अदर विद O नहीं, विदाउट X। वो कुछ नहीं होता विदाउट X, समझो। और फीमेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ X, वन एग दैट इज गोइंग टू हैव अ क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट ओनली X। इसीलिए मेल हेटेरोक्रोमैटिक इज गोइंग टू बी सीन इन इंसेक्ट लाइक ग्रासोपर। सेम मेल हेटेरोक्रोमैटिक प्रेजेंट इन ह्यूमन आल्सो एंड ड्रोसोफिला आल्सो, बट इन केस ऑफ बर्ड्स फीमेल हेटेरोक्रोमैटिक इज देयर। जेड, चिड़िया में जेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चिड़िया में जेड क्या है? मेल की फीमेल मेल, और ZW फीमेल। It is the genetic setup of sperm who is going to decide the sex of a baby in human, but it is the genetic setup of ovum who is going to decide the sex of a baby.
इन चिक मुर्गा मुर्गी, समझो, यानी बर्ड्स में, मुर्गा मुर्गी में जेनेटिक सेटअप ऑफ ओवम इज गोइंग टू डिसाइड द सेक्स ऑफ अ बेबी। अब बात करें ह्यूमन में, तो एक साइंटिस्ट है टीजो और लीवान, उन्होंने बताया था ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। एक्स एक्स है तो क्या है, बेटी है, और एक्स वाई है तो क्या है, बेटा है। बेटी हो या बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है, स्पर्म के जीनोटाइप, ओवम के जीनोटाइप, स्पर्म के जीनोटाइप पे। अगला टॉपिक है म्यूटेशन। जो भी म्यूटेशन है वो क्या होता है, चेंज होता है, कहां, डीएनए के सीक्वेंस में। समझो, अगर तुम जीन लेवल पे बताओ तो जीन म्यूटेशन, अगर क्रोमोसोम के लेवल बताओ तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, समझो, अगर क्रोमोसोम के नंबर में बताओ तो जीनोमेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन कैसा होता है, रिसेसिव, कैसा होता है, लीथल, जिसमें भी होता है वो मर जाएगा। इसीलिए म्यूटेशन को स्टडी करते हैं इंडिविजुअल पॉपुलेशन में। समझो, म्यूटेशन क्या है, चेंज, एक ऐसा चेंज जो परमानेंट है, एक ऐसा चेंज जो इरिवर्सिबल है, एक ऐसा चेंज जो एजेंट से होता है। एजेंट का जी म्यूटेशन क्या है, म्यूटाजन, में भी कोई रेडिएशन हो सकता है, आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में क्या है, एक्सरे और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग में क्या है, यूवी रेज। नॉन आयोनाइजिंग में क्या है, यूवी रेज। ये वाला म्यूटेशन कल हम क्या कराएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, म्यूटेशन। सुन लो, हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराएंगे, म्यूटेशन, खूब अच्छे से बोर्ड वर्क करेंगे म्यूटेशन का। उसके बाद क्या करेंगे, पेडिग्री और डिजीज, 3 टॉपिक छोड़ा हूं। बाकी अभी जितना पढ़ाए हैं अब तेजी से जवाब दीजिए, बिल्कुल भयंकर स्पीड के साथ। चलिए, जेड जेड मेल की फीमेल, जेड जेड मेल की फीमेल, जल्दी हरी आप, देखते किसका जल्दी आता है, जेड जेड। जेड जेड मेल, वेरी गुड। सबसे पहले आया उमेश सलमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, जल्दी जवाब देने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड के बेसिस पे कितने लॉ दिए गए, 1 की 2? उमेश शर्मा 1, उमेश शर्मा का ही आ रहा है पहले, जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर, आंसर होगा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड फॉर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जी, जीन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, गेट इट, स्तुति सिंह, योर आंसर इज राइट, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किस ईयर में आई थी, जल्दी। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, हुजीफा किरमानी 1902, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बता दो, कार्ल कोरेंस किस कंट्री के थे, हरी आप, कार्ल कोरेंस किस कंट्री के थे? चलिए वेरी गुड, हुजीफा किरमानी जर्मनी, वेरी गुड, जर्मनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबियो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन किसका एग्जांपल है, डोमिनेंस की, कोडोमिनेंस की, मल्टीपलिज्म की, सब? ऑल, वेरी गुड, ऑल, सब, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए, हेनकिंग ने सेक्स डिटर्मिनेशन का इनिशियल क्लू इंसेक्ट से आता है, किस ईयर में बताइए?
उजाला वर्मा 1891, वेरी गुड। अजय वर्मा 1789 गलत है, 1891। अजय भाई गलत हो गया, 1891। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए वाटसन और क्रिक में जो अप्रोच था वो कौन था? कौन सा अप्रोच था? ऑप्शनिस्ट अप्रोच, फिजिस्ट अप्रोच, रिडक्शनिस्ट अप्रोच? उजाला वर्मा रिडक्शनिस्ट अप्रोच, वेरी गुड। अच्छा एक बात बता दो, सीडलेस कैरेक्टर पेयर्ड कि अनपेयर्ड? सीडलेस कैरेक्टर पेयर्ड कि अनपेयर्ड? अमित राणा पेयर्ड, वेरी गुड। अच्छा जल्दी बताइए, कलर बेस कैरेक्टर कितने थे? 1 2 3 4 कितने कलर बेस? सीड बेस कैरेक्टर 1 2 3 में जवाब दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे दीजिए। सीड बेस कैरेक्टर 1 की 2 की 3, जल्दी जल्दी। सॉरी कलर बेस कैरेक्टर, क्वेश्चन है मेरा कलर बेस कैरेक्टर। कलर बेस कैरेक्टर सही है। हुजीफा किरमानी आपका, साई आदित्य आपका, आयुष्मान वाजपेयी कलर बेस गलत हो गया, 4 नहीं है 3 होगा, 3। सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर। सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, समझे? 3 होगा। सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड कलर, ठीक। सीड कलर, फ्लावर कलर और पॉड कलर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है? जल्दी हरी अप, व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? वेरी गुड अमित राणा, लिंकेज, एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सतर्क हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत। ये बताओ एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन में कितने जीनोटाइप हैं? सबके आंसर सही आ रहे हैं। सोनाली, डीके, प्रियंका, स्तुति, कितने जीनोटाइप हैं? 6। अमित राणा 3 गलत हो गया। जीनोटाइप कितने होंगे? 6 जीनोटाइप। अच्छा चलिए जीन कितनी? जीन 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 कितनी है? जीन कितनी? 1। गार्गी जायसवाल सबसे पहले आंसर आया, गार्गी 1। जीन कितनी? 1। एलील 3, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए मेल हेट्रोगोमेटी इंसेक्ट में है कि ड्रोसोफिला में है कि ग्रोसोपर में है कि ह्यूमन में है कि सब में है? सब में है, वेरी गुड अमित राणा, सब में है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए मेंडल का वर्क कब पब्लिश हुआ था? अपर्णा मिश्रा, यस 1856 है, गलत है। उमेश शर्मा, योर आंसर इज राइट है, गलत है, 1956। हद है यार, राइट आंसर आया है 1865। हुजीफा किरमानी 1865। अरे यार ऐसे ध्यान रखना, मेंडल ने जो काम किया था वो 1856 टू 1863 किया था। पब्लिश कब किया था? इसको उल्टा कर दो, 1865। ये 19 नहीं भाई, 18 है। चलिए मेंडल ने काम किया था 18 की 19 की मिड 19। वेरी गुड, मिड 19। कुछ लोग 18 बता रहे, हद है यार। मिड 19। अच्छा ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्योर होता है कि इम्प्योर? ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्योर की इम्प्योर? ट्रू ब्रीडिंग लाइन प्योर की इम्प्योर?
प्योर, वेरी गुड। चलो सबके आंसर सही है, उमे, गार्गी, फैजान, स्तुति, अपर्णा, मनीष, सबके सही है, वेरी गुड। अमित राणा तुरंत मैसेज वापस लिया। अच्छा, ऑल द 7 कैरेक्टर टेकन बाय मेंडल लाई एंड हाउ मेनी क्रोमोसोम? 4। अपर्णा 40 नहीं, 4। ऑल द 7 कैरेक्टर टेकन बाय मेंडल कितने क्रोमोसोम? 4। एक 14। अभिषेक कुमार गौतम 14 नहीं है भाई, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे वो केवल 4 क्रोमोसोम पे लाई करते हैं। ट्रेड कितने थे? 14। कितने क्रोमोसोम पे थे? अच्छा, रेजिनाल्ड सी पन्नेट, ये जो जिन्होंने पन्नेट स्क्वायर दिया था, रेजिनाल्ड सी पन्नेट, ये जर्मन थे कि फ्रेंच थे कि ब्रिटिश थे? रेजिनाल्ड सी पन्नेट, जर्मन की ब्रिटिश, वेरी गुड, ब्रिटिश। अच्छा, वो कौन सा प्रोसेस है जिसे हम डिजीज रेजिस्टेंट प्रोजेनी बनाते हैं? वो कौन सा प्रोसेस है जिसे हम डिजीज रेजिस्टेंट प्रोजेनी बनाते हैं? प्रोजेनी, हरी अप, वेरी गुड फैजान मोहम्मद, वेरी गुड, आउटक्रॉस, आउटक्रॉस। अच्छा, ये बताइए मल्टीपल एलिज्म के केस, इंडिविजुअल स्टडी की पॉपुलेशन स्टडी? मल्टीपल एलिज्म के केस, इंडिविजुअल स्टडी, पॉपुलेशन स्टडी? पॉपुलेशन स्टडी, वेरी गुड। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज हम कहेंगे, थोड़ा सा अपने अंदर स्ट्रिक्टनेस और लेके आइए, समझो। देखो, पहले के टाइम में फाइट जो है बहुत ज्यादा था, अब जो फाइट है ना आप लोगों में बहुत कम है। बेटा 15-16 साल से सिर्फ पढ़ा रहा हूं, समझ लो, सिर्फ पढ़ा रहा हूं, मेरा इंटरेक्शन सिर्फ बच्चों से होता है, सिर्फ बच्चों से होता है। जो मैंने रीड किया वो क्या किया है, थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी से काम करेंगे तो सेलेक्ट नहीं, टॉप कर देंगे। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन के साथ, 12th के साथ बिना ड्रॉप आउट किए बहुत अच्छा कर लिए, एक उदाहरण नहीं है, बहुत है। तो आप थोड़ा सा अपना मेंटल स्टेबिलिटी लेके आइए, केसेस जैसे पढ़ रहे हैं ये और लंबा चलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, नो वन नोस, बस इधर अपनी सिलेबस, अपनी तैयारी इतनी मजबूत हो कि पूरा सिलेबस ग्रिप में ले ले। कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछे, हम एकदम अटैकिंग मोड में हो कि पूछ लीजिए सर, जो पूछना है पूछ लीजिए, और बायो का स्पेशली, समझो। तो जो भी है आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी कोई क्वेरीज है, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं बिना हेजिटेट किए, तुरंत आंसर मिलेगा। तो आगे हमारा जो बचा हुआ है इसमें ये करा देंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। और आपको किसी भी लेवल की कोई प्रॉब्लम हो, आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, विल ट्राई टू मीट सून इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।